दोस्तों, हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सार्थक से और सक्सेस पॉइंट में आप सबका पुनः स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग जो है प्रश्नावली फर्स्ट वास्तविक संख्या के जो है बचे हुए प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको हम लोग हल करेंगे। कल हमने रिवीजन की दृष्टि से जो है परीक्षा में आए हुए पूर्व क्वेश्चंस को हल कराए थे। आज भी हम लोग कुछ जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हल कराएंगे, जो कि परीक्षा में बार बार आते हैं। सेम क्वेश्चन आते हैं या सेम इसी टाइप के आते हैं, तो आज हम उन लोगों प्रश्नों को हल करेंगे। आप लोग जो है वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको निश्चित ही समझ में आएगा। तो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ क्वेश्चन और सिलेक्ट किए हैं, तो ऐसे ही हम आपको हर चैप्टर से 1 या 2 वीडियो बना करके देंगे, जिससे आप लोग परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो आइए जो है हम लोग आज आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न के साथ। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कल जैसा कि हम लोग चर्चा किया था कि अपरिमेय संख्याओं से संबंधित 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक में √2, √3, √5, √7 इस प्रकार की संख्याओं को देता है और बोलता है कि इसको आप अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो कल इस टाइप का एक प्रश्न हो चुका था, जहां पे हमने √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था। अब इस प्रकार से कोई और भी क्वेश्चन आएगा √3, √5, तो सेम टू सेम केवल संख्या जहां पे हम लोग √2 यानी 2 लिखे थे, वहां पे 3 या 5 जो भी रहेगा करके हल कर लेंगे। सेम उसी तरह का एक क्वेश्चन हमने लिया है आज, 3 + 2√5। ये भी अपरिमेय सिद्ध करना है। इस टाइप के भी क्वेश्चन कभी 3 - √5, 3 + √7 या इस टाइप करके क्वेश्चंस आते हैं। सबको हल करने का विधि या तरीका एक ही होता है, बस इसको हम लोग हल करेंगे। इस प्रकार से हमको इस प्रश्नावली से इस तरह से आने वाले प्रश्न का सलूशन पूरी तरह से मिल जाएगा और परीक्षा में हम अच्छे अंक उठा सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो है जैसे हम लोगों ने कल प्रश्नों को हल करना शुरू किया था, ठीक उसी प्रकार से प्रश्नों को हल करेंगे। हल करते समय हम सबसे पहले हम लोग जो है जो दी हुई अपरिमेय संख्या है इसको हम लोग परिमेय मानते हैं। कल की तरह ठीक हमको आज भी करना है कि सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों में हम लोग जो संख्या दी है जिसको हमको अपरिमेय सिद्ध करना है, इसको सबसे पहले हम एक परिमेय संख्या के रूप में मानते हैं। तो हम लोग इसको सबसे पहले लिखेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे कि माना 3 + 2√5 बराबर P/Q। P/Q हम लोग परिमेय संख्या जानते हैं, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, और Q ≠ 0 उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। तो इसको हमने परिमेय संख्या माना है, तो इसको हम इसलिए 3 + 2√5 बराबर P/Q लिखेंगे, जहां P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य हैं तथा Q ≠ 0 इसको हम लोग लिखेंगे। सहअभाज्य संख्याएं, कल भी इस पे चर्चा हुई थी। ऐसी संख्याएं जिनका अगर हम लोग HCF निकालें तो 1 आवे तो उनको हम लोग बोलते हैं कोप्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्याएं। हो गया। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग हल करेंगे, और हल करेंगे तो हमको एक तरफ जो अपरिमेय संख्या से √2, √3, √5 ये संख्याएं, √7 हम लोग जानते हैं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, उनको एक तरफ कर लेना है, बाकी को एक तरफ हल करके करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ हल करेंगे, तो स्टेप में लिखेंगे, अगले स्टेप में 2√5 इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, तो P/Q माइनस ये प्लस है, इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, -3। अब हम लोग हल करेंगे तो 2√5 बराबर, इसको हम लोग हल करेंगे P - 3Q हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे /Q।
यहां तक हो गया। आगे हम फिर हल करेंगे। √5 बराबर 2 से इधर गुणा हो जाएगा, तो p माइनस 3q अपान 2q, ये हो गया। इसको हम लोग जो है मान लेंगे कि हमारा समीकरण 1 बन गया। इसको हम लोग समीकरण नाम दे देंगे, समीकरण नंबर 1। अब हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं हम लोग कि दो परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं का अगर हम लोग अंतर निकालते हैं वो भी एक परिमेय संख्या आती है, और दो परिमेय संख्या को गुणा करते हैं तो भी एक परिमेय संख्या आती है। जैसे अभी हम लोग 2 को 3 में जोड़ें तो 5, ये भी एक परिमेय संख्या आएगी। अगर 2 में हम लोग 3 इसको घटाएं -1, ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर 2 का हम लोग 5 में गुणा करें 10, ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन जैसे ही हम लोग दो परिमेय संख्याओं का भाग करते हैं, मान लीजिए हमने 3 में 5 से भाग कर दिया, यानी 3/5, तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या हो गई। जब जो है हम लोग दो पूर्णांक जोड़ेंगे, दो पूर्णांक घटाएंगे या दो पूर्णांकों का गुणा करेंगे तो हमको जो संख्या मिलेगी वो एक पूर्णांक ही मिलेगी। लेकिन जैसे ही दो पूर्णांकों को हम लोग भाग करते हैं तो ये जो है हमको जो संख्या मिलती है इसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। यानी कि यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि p-3q, ये जो है p भी एक पूर्णांक है, q भी एक पूर्णांक है, और इनका घटाना हो रहा है, तो इसलिए हम लोग यहां लिख सकते हैं, चूंकि p तथा q पूर्णांक हैं, p तथा q पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए हम लोग लिखेंगे p-3q, p-3q भी एक पूर्णांक होगा। ये भी एक पूर्णांक होगा। ये 2 × q, ये भी क्या है, एक पूर्णांक ही है। इस प्रकार से अब हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए p-3q अपान 2q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या होगी। क्योंकि जब हम लोग दो पूर्णांकों का भाग करते हैं तो हमको एक परिमेय संख्या मिल जाती है, तो ये p-3q अपान 2q यह एक परिमेय संख्या होगी। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, लगभग प्रश्न हो चुका है, इसको हमको आगे लिखना है। समीकरण नंबर 1 से हम लोग देखेंगे, समीकरण यहां पे हम लिखते हैं आगे कि समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से √5 बराबर p-3q अपान 2q, ये लिखा है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो एक अपरिमेय संख्या है। अभी हम लोगों ने यहां पाया कि p-3q अपान 2q या एक क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में हम जब लोग देख रहे हैं कि p-3q अपान 2q √5 के बराबर हो, और √5 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए हम लोग लिख रहे हैं समीकरण नंबर 1 से √5 बराबर p-3q अपान 2q, जो कि एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, विरोधाभास है। इसको हम लोग जो है लिखने के बाद
अब हम लिखेंगे अतः हमारी पूर्व कल्पना, जो हमने पहले माना था कि जो है ये परिमेय संख्या है, अब उसको हमको लिखना पड़ रहा था हमारी पूर्व कल्पना गलत है, गलत है। अतः हम लोग लिखेंगे 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस यही हमको हल करना था, तो रफ वर्क है। यहां से हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, और फिर हम लोग अगर परिमेय संख्या है तो उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पे P और Q एक सहभाज्य संख्या है और Q ≠ 0, जो कि परिमेय संख्या के डिफिनेशन से हम लोग लिखते हैं। उसके बाद हम लोग इसको हल करेंगे और समीकरण नंबर 1 प्राप्त करेंगे। चूंकि P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं, तो दो पूर्णांक संख्याओं का जोड़ना, घटाना या गुणा भी एक पूर्णांक होता है, तो इसको हम लोग लिख दिए एक पूर्णांक संख्या है। अब इसलिए P - 3Q/2Q यह क्या होगी, एक परिमेय संख्या, क्योंकि जैसे ही दो पूर्णांकों का हम लोग भाग करते हैं तो एक परिमेय संख्या मिलती है। अब समीकरण नंबर 1 से हम लोग इसको लिखेंगे कि एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि √5 जो है अपरिमेय संख्या है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी, जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, क्योंकि यहाँ पर वही चीज हम कह रहे हैं परिमेय संख्या है और यहाँ पे वही चीज आ रही कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हमारे जो पूर्व कथन है उसका क्या हो गया, विरोधाभास। अतः जो हमारी पूर्व कल्पना है, जो हमने पहले माना था कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, वो क्या है, गलत हो गई। तो इसलिए हम लोग कहेंगे अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो गया। अगर आप लोगों के समझ में आया होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते रहेंगे। तो आइए हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमें प्रश्न हल करने होते हैं। कल ही हमने जो है प्रमेयिका के बारे में बताया है कि प्रमेयिका एक जो है पूर्व सिद्ध किया हुआ कथन होती है, जिसका प्रयोग करके हम लोग अन्य प्रश्न को हल करते हैं। एल्गोरिथ्म और प्रमेयिका, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने पिछले वाली वीडियो में जो है अध्ययन कर लिया है। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है, फिर उसके बाद जो है उससे संबंधित प्रश्न यहाँ हम लोग हल करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में हर बार आते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हमने लिया है। तो सबसे पहले यहाँ समझेंगे जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। तो दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a = pq + r, जहां पे r ≥ 0 एंड लेस देन b, यानी r का मान या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तो ये जो है यहाँ पे हमको दिया गया कि दो धनात्मक पूर्णांक, अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक a और b हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक, जैसे हमने मान लिया कि एक पूर्णांक है 13, इसमें अगर हम भाग करें 3 से, दूसरा पूर्णांक हमने ले लिया, मान लीजिए a हो गया b और ये हो गया a, तो अगर हम a में b से भाग करें तो हमको क्या मिलेगा, इसको भाग करके हम लोग देखेंगे तो 3 चौक 12 और यहाँ पे आएगा क्या 1। तो ये जो यहाँ पे 4 आया, इसी को हम लोग यहाँ पे Q और इसको हम लोग R अगर माने तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, हम लोग पिछले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसके आधार पे अगर हम इसको लिखेंगे तो 13 को हम लोग बराबर करके लिखेंगे, तो 13 = 3 × 4, 3 में 4 का गुणा करेंगे और प्लस जो शेषफल होता है यानी 1, इसको जोड़ देंगे। यही है, इसी को हमने यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में समझाया गया है कि अगर कोई जो है दो पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक धनात्मक होने चाहिए, अगर उनको हम लोग जो है इस प्रकार से लिखते हैं तो इसी को जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम लोग प्रयोग करते हैं। यानी यहाँ पे अगर आप देखिए
तो a बराबर हम लोग लिख सकते हैं b इंटू क्यू, यानी बी क्यू और प्लस जो शेषफल है r, यही चीज है। और यहाँ पे कह रहा है कि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं होती हैं, जो q और r का मान आएगा वो अद्वितीय होगा, यानी किसी भी a और b यानी दो संख्याओं के लिए इसका मान जो है अद्वितीय रहेगा। जैसे कि अगर हम लोग इसको जो है हल करना चाहें, अगर दूसरे तरीके से हल करें, हम सोचें कि इसमें भाग करें कि 4 बार ना ले जाकर 3 बार ही लें, तो यहाँ पे आ जाएगा जो है 4, जो कि पूर्णतः गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 4, यहाँ पे देखिए जो r आ रहा है, r का मान 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा, लेकिन b से छोटा, यानी जिस संख्या से भाग देंगे उस संख्या से छोटा आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 13 बराबर 3 गुणे 3 और प्लस हम लोग जो है 4 करेंगे। ये जो r का मान आ रहा है ये क्या है, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, यानी b से क्या है, बड़ा आ रहा है। अगर b से बड़ा आ रहा है तो यानी कि इसमें भी और हम लोग भाग दे सकते हैं, यानी कि ये गलत है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, यानी जो q और r होंगी ये जो है अद्वितीय होंगी। किसी भी एक प्रश्न के लिए अगर यहाँ पे संख्याएं बदलेंगे तो इनका मान बदल जाएगा, लेकिन अगर यही संख्याएं ले रहे हैं तो इनका मान जो है हमेशा जो है q का मान और r का मान, जो यहाँ पे आया है q का मान और r का मान, ये हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ये हो गया हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, इसी की जो हम लोग सहायता लेकर के, मदद लेकर के जो है आगे प्रश्नों को हल करेंगे। हमने एक प्रश्न लिखा भी है, इसमें हम लोग जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं, और ऐसे प्रश्नों को बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको हल करने में कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। बस ध्यान से देखना है कि सबसे पहले हमको हल करते समय सबसे पहले तो हम लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या याद होनी चाहिए, उसको हमको यहाँ लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यानी इस पूरी प्रमेय को हमको सेम टू सेम यहाँ लिख देना है, पर हम इसको लिखेंगे नहीं। आप लोग जो है इसको याद रखिए, परीक्षा में इसको आपको लिखना है। हम सीधा यहाँ से लिख रहे हैं कि a बराबर BQ + R, जहाँ पे R का मान जो है > 0 और <b, ये जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय हो गई। यहाँ पे कह रहा है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी एक धनात्मक विषम पूर्णांक हमको कह रहा है, दिखाना है कि यहाँ पे एक ऐसा धनात्मक विषम पूर्णांक जो कि 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होगा। यानी कि अगर हम q का मान 1 ले रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 5, अगर q का मान हम लोग 2 ले रहे हैं तो 2 × 8 = 9, या इसमें हम लोग अगर 1 मान रख रहे हैं तो 7 आ जाएगा, अगर 2 रख रहे हैं तो 2 × 8 = 11, यानी 5, 7, 9, 11 इस तरह की कोई जो संख्या आएगी, यानी विषम धन पूर्णांक आएगा, वो जो है 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होगा। तो ऐसे प्रश्नों में हमको कुछ नहीं करना है, जो q दिया है इसका जो गुणांक है यानी 4, ये जो 4 लिखा है इसी को हम b मान लेंगे और प्रश्न को आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है देखेंगे, यहाँ पे हम लोग इस तरह के प्रश्नों में मानेंगे, माना b बराबर 4, अगर हम लोग b को 4 मान ले रहे हैं तो इसका जब हम लोग इसमें मान रखेंगे तो a बराबर आ जाएगा 4q + r, और r का जो मान होगा वो क्या होगा, b के मान से छोटा, यानी यहाँ पे b अगर हम 4 ले रहे हैं तो ये 4 से क्या होगा, छोटा। अगर b बराबर हम लोग 4 मान रहे हैं तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे r का मान हम लोग 0 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ दिया है r > 0, यानी 0 भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, लेकिन 4 नहीं लेना है क्योंकि 4 से छोटा ही रहता है r का मान। तो जो है, जो कि इसमें भी साफ साफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्लियर है कि जो r का मान होगा वो 0 और b के बीच में लाई करेगा, यानी कि b से छोटा ही रहेगा, b से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया
अब हम लोग जो है इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ये जो हमारा आ गया इसको हम लोग मानेंगे समीकरण नंबर 1। इसको जो है समीकरण नंबर 1 मानिए और इसी की सहायता से हम लोग हल करेंगे। तो जो है यहाँ पे अलग अलग केसेस बनेंगे। अगर हम पहला केस ले रहे हैं फर्स्ट, तो हम लोग लिख सकते हैं r बराबर 0 रखने पर समीकरण 1 से क्या आएगा हमको मिलेगा। अगर हम लोग r का मान 0 रख रहे हैं तो हमको समीकरण नंबर 1 से मिलेगा कि a बराबर 4q। यहाँ 0 रख देंगे तो ये 4q आ जाएगा। ये जो 4q, इसको आप लोग देंगे 4q, यानी ये 2 से क्या है, विभाज्य है। 2 से, चूंकि यह जो संख्या है 2 से क्या है, चूंकि यह संख्या 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य है, अतः 4q एक समधन पूर्णांक है। समधन पूर्णांक है। पहले केस में हमको मिला, अगर हमने r का मान 0 रख दिया तो हमको मिला a बराबर 4q, जो कि 4q क्या है, एक समधनात्मक पूर्णांक है। अब दूसरे केस में हम r बराबर 1 रखेंगे। फिर केस नंबर 2, यदि r बराबर 1, तो समीकरण नंबर 1 से क्या मिलेगा, समीकरण 1 से अगर हम समीकरण नंबर 1 में r का मान जो है 1 रख रहे हैं तो हमको मिलेगा a बराबर 4q प्लस 1, ये मिलेगा हमको। अब जो है 4q प्लस 1, ये 4q, ये तो जो है 2 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 4q प्लस 1 ये 2 से विभाजित नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि यह संख्या 2 से विभाजित नहीं है, चूंकि यह संख्या 2 से भाज्य नहीं है, यह संख्या 2 से भाज्य नहीं है, अतः हम लोग लिखेंगे 4q प्लस 1 एक विषम धन पूर्णांक है। ठीक, अब अगला हम लोग लेंगे थर्ड केस में, और r का मान रखेंगे 2। केस थर्ड, फिर से वही काम, समीकरण नंबर में 1 में अब हम लोग r का मान रखेंगे जो है 2। तो यदि r बराबर 2, तो क्या होगा, तो समीकरण 1 से हमको मिलेगा a बराबर 4q प्लस 2। यहाँ पे जब हम लोग 2 रख देंगे r का मान, तो 4q प्लस 2, a बराबर जब इसको हल करेंगे, यहाँ पे कॉमन हमको 2 कॉमन मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2q प्लस 1। 2q प्लस 1 यानी ये 2 का मल्टीपल हो गया, यानी कि ये संख्या 2 से विभाज्य होगी, चूंकि 2 इंटू 2q प्लस 1 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है। इसलिए हम लोग लिखेंगे कि 4q प्लस 2, 4q प्लस 2 एक समधन पूर्णांक है। पहले केस में हमने r का मान रखा 0, तो हमको a बराबर 4q आया, जो कि 2 से विभाज्य है, अतः इसको हमने लिख दिया कि 4q एक समधन पूर्णांक है। फिर r का मान हमने 1 लिया,
फिर जो है हमको मिला 4q+1, चूंकि यह संख्या 2 से भाज्य नहीं है अतः यह एक विषम धन पूर्णांक है। फिर हमने लिखा r बराबर 2, तो r बराबर 2 रखने पर a बराबर 4q+2, तो a का मान 2, यहाँ हमने 2 कॉमन लिया, 2q+1, चूंकि 2q+1 ये 2 से भाज्य है, जब 2 में भाग जा रहा है यानी तो ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी ये जो 2 से भाग गया तो पूरा हम इसको लिखेंगे 4q+2 एक समधन पूर्णांक है। अब हमको लास्ट लेना है r बराबर 3, तो केस नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे, यदि r बराबर 3 तो समीकरण 1 से हमको मिलेगा a बराबर 4q प्लस r की जगह हम लोग लिख देंगे 3, तो 4q+3, चूंकि 4q+3 ये 4q ये तो 2 से कटेगा, लेकिन 4q+3 ये जो है 2 से भाज्य नहीं होगा, इसलिए लिखेंगे 4q+3 2 से भाज्य नहीं है अतः 4q+3 एक विषम धनात्मक लिखें या धन लिखें, धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे केस नंबर 4, और जो है हम लोग देखेंगे केस नंबर 2। इससे हम लोग देखेंगे तो जो है हमको यही आ रहा है कि जो हमको ज्ञात करना था धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी ऐसे सवालों में हमको a का मान निकालना होता है। तो जो आ रहा है a का मान आप देख रहे हैं कि जो है 4q+1 ये क्या है, एक विषम धन पूर्णांक, यानी जो विषम धन पूर्णांक आ रहा है यहाँ पे विषम आया, r बराबर 3 रखने पे भी विषम धनात्मक पूर्णांक आया। ये जो है किस रूप का है, 4q+1 रूप का है, 4q+3 रूप का है, बाकी जो सम धनात्मक पूर्णांक आ रहे हैं वो इस रूप के नहीं है। तो यही हमको सिद्ध करना था कि दर्शाइए कि एक धनात्मक पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। तो इसको हम लोग यहां से प्राप्त कर लिए, अतः हम इसको लिख सकते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें कुछ नहीं करना है, हमको बस b का मान, जो इसका गुणांक दिया होता है उसको हम लोग b का मान रख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को पूरी तरह से लिखते हैं, और जो है b की जगह पे यही इसका गुणांक हम लोग लिख लेते हैं, जो यहाँ पे संख्या दी हुई होती है मान लेते हैं, और उसके हिसाब से r का मान निकाल लेते हैं, और इसी के हिसाब से हम लोग केस फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो बनता है हमको लिख देना है, और उसमें हम लोग हल करने पे देख लेते हैं और प्रश्न जो है आसानी से आ जाता है। तो आइए इसी तरह के और क्वेश्चंस हम लोग हल करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से इस प्रश्न को भी हमको हल करना है। प्रश्न में दिया भी है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है जैसे हम लोगों ने पिछला प्रश्न हल किया था, वहां पे धनात्मक पूर्णांक की बात की गई थी, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि जो धनात्मक पूर्णांक वहां पे हम लोग a का मान निकालते थे, यहाँ पे हम लोग a का वर्ग निकालेंगे और देखेंगे कि वो 3m या 3m+1 के रूप में होगा, यानी किसी पूर्णांक संख्या m के लिए वो 3m या 3m+1 के रूप का होगा। इस तरह के प्रश्न में वहां पर तो सीधा सीधा दिया हुआ था 4q+1 या 4q+3 के फॉर्म का दिया हुआ था, यहाँ पे उससे थोड़ा हट के है, लेकिन क्या है हम लोग यहाँ पे b का मान ही हमको निकालना मेन होता है। तो हम लोग यहाँ पर b का मान जो 3m या 3m+1 है, ये हम लोग जो है b का मान यहाँ पे 3 लेंगे,
जब जो है प्रश्न में इस तरह के प्रश्न दिए रहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे 3m की जगह 9m या 9m+1 इस तरह का दे देता है जो है, तो हम प्रश्नों का क्या करते हैं, जो यहाँ पे संख्या होती है उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो सबसे बड़ा अभाज्य रहता है संख्या, उसी को हम लोग b का मान मानते हैं। लेकिन यहाँ पे तो पहले से ही अभाज्य संख्या दी हुई है 3m या 3m+1, तो यानी b का मान हम लोग यहाँ पे, जैसे वहां पे 4q+1 में हम लोगों ने b का मान जो है 4 लिया था, वैसे यहाँ पे भी हम लोग b का मान 3 लेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग सबसे पहले जैसे उस प्रश्न में हमने लिखा था यूक्लिड भाजन प्रमेय क्या, उसी के प्रयोग से हल भी करना है। तो सबसे पहले हम परीक्षा में प्रश्न को हल करते समय यूक्लिड भाजन प्रमेय क्या को पूरी तरह से लिखेंगे कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं b, q और r विद्यमान है कि a बराबर bq+r, जहां पे r ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, यानी ये हमको पूरा लिखना रहेगा, इसको हमको याद कर लेना है। फिलहाल हम यहाँ पे यूक्लिड भाजन प्रमेय से लिखते हैं, यहाँ से लिख करके हम लोग हल करते हैं। वो आप लोग जो है यूक्लिड भाजन प्रमेय पूरी तरह से याद कर लें। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो इससे हम लोग क्या मिल रहा है, सीधा हम लोग रिजल्ट पे आते हैं कि a बराबर bq+r, जहां पे हम लोग r का मान देखते हैं कि ग्रेटर आर इक्वल टू 0 बट लेस देन b। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी वैसे ही हल करना है जैसे पिछला प्रश्न हम लोग ने हल किया था। मानेंगे कि माना b बराबर 3, अगर b बराबर हम लोग मान रहे हैं, तो ध्यान यही देना, इस तरह के प्रश्न में हम लोग जो है अगर ऐसे दिया है तो हम लोग इसी को b मान लेंगे। अगर यहाँ पे 9 या उससे बड़ी कोई संख्या दी तो हम लोग पहले उसका अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे, और फिर जो उसमें बड़ा गुणनखंड रहेगा अभाज्य संख्या का, उसी को हम लोग b का मान मानेंगे। वो भी प्रश्न आसानी से आ जाएंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे मान रहे हैं, माना b बराबर 3, तो जो है ये जो है जो हम लिख रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, इसको हम लोग जो है यहाँ पे जब रखेंगे तो जो आएगा उसको हम लोग समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। तो हम लोग यहाँ पे a बराबर b की जगह 3 रख रहे हैं, तो 3q+r, और जो r का मान होता है वो b से छोटा होता है, यानी b बराबर 3 ले रहे हैं तो 3 से छोटा रहेगा, बट ग्रेटर आर इक्वल 0 रहेगा। तो यानी यहाँ से हम लोग देखेंगे ये समीकरण नंबर 1 हमारा हो गया। यहाँ से हमको r का मान मिल रहा है कि हम r का मान 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं और 2 ले सकते हैं, लेकिन 3 नहीं ले सकते क्योंकि 3 से छोटा। तो इस r के मान से हम लोग को 3 कंडीशन यहाँ पे मिल जाएगी, एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2। तो हम लोग जो है पहले जो है केस फर्स्ट बनाएंगे, और हम लोग यहाँ पे लेंगे यदि r बराबर 0, तो समीकरण नंबर 1 से क्या मिलेगा हमको, तो जो है समीकरण 1 से हमको मिल जाएगा a बराबर 3q प्लस r का मान 0 रखेंगे, तो हमको यानी कि मिल गया a बराबर 3q। लेकिन यहाँ पर वहां पर हमको धनात्मक संख्या की बात की गई थी, यहाँ पे दिया है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, आगे वर्ग की बजाय घन भी पूछ सकता है, तो हम लोग वर्ग निकालेंगे यहाँ पे। तो a बराबर 3q, a का वर्ग करेंगे हम लोग तो 3q का वर्ग हो जाएगा, और जब हम लोग निकालेंगे a का स्क्वायर तो ये हमको मिल जाएगा यहाँ पे 9q का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर बराबर जो है इसको हम लोग 3 के मल्टीपल के रूप में बनाएंगे, जैसे कि इस फार्म का हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 3q का स्क्वायर, ये मिल जाएगा। और हम लोग a स्क्वायर का मान पा जाएंगे 3, इसको हम लोग मान लेंगे m, तो 3m ये जो है मिल गया। तो हम लोग जहां लिखेंगे कि माना, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे m बराबर 3q स्क्वायर, ये जो है, तो ये हमको a स्क्वायर ये 3m के फॉर्म का आ गया। ऐसे ही हम लोग अगला केस बनाएंगे, केस सेकंड।
केस सेकंड में हम लोग देखेंगे कि यदि r बराबर, वहां तो हमने r का मान 0 लिया था, यहाँ पे हम लोग r का मान 1 रखेंगे। यदि r बराबर 1 तो क्या होगा, यदि r बराबर 1 तो समीकरण नंबर 1 से हम देखेंगे कि समीकरण नंबर 1 से हमको मिल जाएगा a बराबर, यहाँ पे हम लोग r की जगह पे अब हम लोग रख देंगे 1, तो 3q प्लस 1। लेकिन हमको यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ज्ञात करना है, यानी a का स्क्वायर ज्ञात करेंगे, तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग हल करेंगे तो a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 और प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। और जब हम लोग इसको हल करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों में हम लोग कॉमन ले सकते हैं कुछ, इसको हल करेंगे। अगर इस दोनों में से हम लोग 3 हमको कॉमन मिल जाएगा, अगर हम लोग 3 कॉमन ले लें, क्योंकि हमको इस या इस दोनों में से किसी एक फॉर्म का प्राप्त करना है, तो अगर हम लोग इसको 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। अब हम लोग यहाँ पे आगे लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, यानी कि हम लोग जो है इसको मान लेंगे m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये हम लोग मानेंगे। मान लिए m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2। अब इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और केस नंबर 3, यहां पे हम लोग अब लिखेंगे r बराबर 2 से। अगर r बराबर 2 लें तो क्या होगा, समीकरण नंबर 1 से हमको मिल जाएगा a बराबर 3q प्लस 2। यहां पे भी हम लोग इसका वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग जब a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन करेंगे तो हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू a b और प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4। इसको हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। ये जो है इसी फार्म का इसको भी बनाना है। अब इसमें से हम लोग अगर सब में से कुछ कॉमन लेना चाहें ले नहीं पाएंगे, यहाँ पे जो है हमको कम से कम 3 तो कॉमन लेना ही है, तो हम लोग उस तरह से इसको हल करेंगे। तो 9q स्क्वायर बराबर 12q, यहाँ पे हमको करना पड़ेगा क्या कि 3 प्लस 1, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब इसमें से हम लोग जो है 3 कॉमन आसानी से ले सकते हैं, तो हम लोग जो है a स्क्वायर बराबर यहाँ से हम लोग जो है 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन लेने के बाद बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1। इसको हम लोग मान लेंगे m, तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। ये हो गया हमारा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। माना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना m बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये हमको मान के लिखना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ नीचे लिख सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए a स्क्वायर बराबर 3m आया, यानी इस रूप का आया। दूसरे कंडीशन में आया a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, इस रूप का आया। और जब हम लोग केस नंबर 3 लिए तो यहाँ पर भी a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 यानी इस रूप का आया। तो हम लोग अब लिख सकते हैं इसी चीज को कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ हम लोग नीचे लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा प्रश्न हल हो गया। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए हम लोग इस चैप्टर के शेष बचे हुए प्रश्नों को हल करते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं।